दोस्तों, यहाँ पर हम आ गए हैं आपको आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन का चैप्टर समझाने के लिए। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चैप्टर की सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये अच्छा लगा। तो आगे भी मैं आपको इस तरह की वीडियो देते रहूँगा। इसमें मैं आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में ही कन्वर्सेशन करने वाला हूँ। यानी आपको पहले मैं इंग्लिश पढ़ूँगा एक पैराग्राफ और उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई थिंक कि आपको इस तरह से अगर समझाया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको एसएसटी का ये जो चैप्टर है वो आपको आ जाएगा। हिस्ट्री का चैप्टर का नाम है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनसीईआरटी क्लास 9th के लिए है, पहला चैप्टर है। और इसमें आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैं बताऊंगा कि किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति जो है स्टार्ट हुई थी, लुइस सोल्वे के बारे में। और फ्रांस की जो उस समय स्टेट थी वो 3 भागों में बटी हुई थी और उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम टोटल एनसीईआरटी के उसी चैप्टर में चलते हैं इंग्लिश में और उसे हिंदी में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर मैं बुक ओपन करने जा रहा हूँ। तो आइए बुक ओपन करते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक पैराग्राफ पहले पढ़ लेता हूँ, फिर उस पैराग्राफ की आपको मैं हिंदी बताते जाऊँगा। तो देखिए होता क्या है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789 द सिटी ऑफ पेरिस was in the state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizen. Some 7,000 men and women gathered in the front of town hall and decided to form a people militia. They broke into the number of government buildings in search of arms. यानी यहाँ पर हुआ क्या था दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति। जैसे कि दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई जो है, इसमें एक डेट है 1789 1789 की मॉर्निंग टाइम पर पेरिस जो है सिटी थी, पेरिस सिटी, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से जो है आतंक, ठीक है, आतंक का माहौल था। आतंक समझते हैं कि मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से लड़ाई का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह वहाँ पर फैल गई थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। लगभग 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। को मैं ऑफ ही कर देता हूँ जिससे कि कोई बीच में आ ना पाए फ़ोन। ये मैंने इसको लगा दिया। ये आया था महेशपुरा से कॉल। उसके बाद फाइनली ए ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoner released, though they were only 7 of them. Yet the Bastille was hated by all because it stood for the despotic power of king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold in the market to all those who wished to keep the souvenir of its destruction. तो दोस्तों इसका जो अर्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि फाइनली का मतलब यहाँ पर अंततः एक ग्रुप ऑफ several hundred people मार्च टूवर्ड्स, इसका मतलब सैकड़ों लोगों का एक समूह जो है पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा। और जो यहाँ पे बैस्टिल कहा गया है, वो बास्तिल एक किला है, किले की उसकी जेल जो थी उसको तोड़ डाला और वहाँ पर भारी मात्रा में जो है जो हथियार होते हैं, गोला बारूद होता है, उसके मिलने की संभावना थी। तो हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तिल का एक कमांडर था, वो भी मारा जाता है और कैदी छुड़ा लिए जाते हैं। यद्यपि वहाँ पे कैदियों की संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्तिल का किला लोगों की घृणा का केंद्र था। इसलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह सजोना चाहते थे। तो ये था इस पैराग्राफ का अर्थ। अब आगे आ जाते हैं हम आगे।
The days that followed saw some rioting both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it's the beginning of the chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why they did this happen. यहाँ पर द डेज दैट फॉलोड सा सम रियोटिंग बोथ पेरिस एंड द कंट्री साइड। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोग को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? अब आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने इस बात को समझ लिया है। अब आते हैं हम कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उस टाइम पर लेट 18वीं सेंचुरी में कैसी थी। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ, पहले मैं चित्र को समझा देता हूँ। फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो दोस्तों जो है 3 भागों में बटी हुई थी। एक था क्लर्जी और दूसरे थे सेकंड नोबिलिटी और तीसरे थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स। एक उनका ग्रुप था, दूसरा पीजेंट्स, आर्टिसंस थे, तीसरा स्मॉल पीजेंट्स, लैंड लेबर एंड सर्वेंट थे। यानी यहाँ पर दोस्तों मैं बताऊंगा कि पहला तो हमारा था, पहली स्टेट में पादरी वर्ग था, दूसरी स्टेट में कुलीन वर्ग था, तीसरी स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी और अदालती कर्मचारी, वकील आते, चौथा एक किसान और ग्रामीण इसी में ही आते थे तीसरे में, और छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर ये आते थे। यानी कुल मिला के 3 भागों में बटा था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यानी ये थे यहाँ पर प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझा दिया, इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और एक राजा के बारे में बताया गया है जो कि 1774 में। आइए हम पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इन 1774 लुइस 16 of the Bourbon family, the kings ascended the throne of the France. He was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antoinette, and upon his accession the new king found the empty treasury. Long years of the war had drained the financial resources of the France, added to the usual cost of maintenance at the extravagant court of the immense place the Versailles. And under Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain. The war added more than $1 billion of livres to the debt that he had already risen the more than $2 billion livres, and lenders who had gave the state credit now began to change the 10% interest on loans. So the French government was obliged to spend the increasing percentage of its budget to interest the payment alone to meet its regular expenses such as costing of maintenance, an army, the court, running government offices or universities. The state was forced to increase taxes. Yet even this measure would not have sufficed, and French society in the 18th century was divided into the 3 states, and only members of the 3rd state paid taxes. ये मैंने आपको पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ दिया। अब इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। इन 1774 सन 1774 में यहाँ पर बोर्बो राजवंश का लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ, यानी वह बैठा। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल की थी। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने उसका राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वर्सलिस या वर्साई के विशाल महल दरबार किसानों शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों यानी कॉलोनीज को साझा शत्रु ब्रिटेन को आज़ाद कराने में सहायता की थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, जो वहाँ के रुपये का नाम है, से अधिक का कर्ज जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार इससे कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते कर्ज को चुकाने की मजबूर थी। उसने अपने नियमित खर्चे जैसे कि सेना के रख रखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, पर यह कदम भी नाकाफ़ी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और केवल तीसरे स्टेट के लोग जनसाधारण ही कर को अदा करते थे।
तो ये दोस्तों मैंने बताया कि तीसरे स्टेट के लोग ही कर को अदा करते थे। द सोसाइटी ऑफ, अगले पैराग्राफ में आ जाते हैं, द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। द टर्म ओल्ड regime is usually used to describe the society and instruction of the France before 1789। इसका मतलब हुआ कि वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले से फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्रांसीसी समाज था मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, ठीक है, वहाँ पर पहले से व्यवस्था चल रही थी। प्राचीन राजतंत्र में जो पद का प्रयोग था वो सामान्यतः 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज और संस्थाओं के लिए ही होता था, ठीक है। अब आ जाइए फिगर नंबर 2 में। यहाँ फिगर नंबर 2 जो है अभी मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया था। सो दैट हाउ द सिस्टम स्टेट ऑफ फ्रांस सोसाइटी वर ऑर्गेनाइज पीजेंट मेक अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन। हाउ एवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन्ड द लैंड they cultivated। About 60% of the land was owned by nobles, the church and others richer member of the third state. The members of the first two states, that is clergy and nobility, enjoy certain privilege by the birth, and the most important of these was exemptions from the paying taxes in the state. The nobles further enjoyed feudal privilege. These included feudal dues and which they extracted from the peasant. Peasants were obliged to render services to the lord, to work in his house and field, to serve the army or to participate in the building roads। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। चित्र 2 में जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि फ्रांसीसी समाज में वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी लगभग 90% किसान थी, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्गों को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूला करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेती में काम करना, सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने में के लिए बाध्य थे। तो आप समझ गए कि किस तरह से यहाँ पर जो है तीसरे स्टेट को कार्य करना पड़ता था। आगे आ जाइए। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड द शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड तिथिस फ्रॉम द पीजेंट्स एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। दीज इंक्लूड्स द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेल and number of the indirect taxes which were levied on articles of the everyday consumption like salt or tobacco. The burden of the financing activities of the state through taxes and borne by the third state alone। अब यहाँ पर हम आपको इसका अर्थ बता रहे हैं कि जो चर्च भी किसान के करों का एक हिस्सा थे, जो एक टाइट यानी तिथि भी बोल सकते, टाइट एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर के रूप में वसूला जाता था। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को जो है एक कर देना होता था और इन करों को टाइल यानी प्रत्यक्ष कर था और अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर भी शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर जैसे नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर भी लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन कर रही थी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताई। आइए इसके कुछ हार्ड वर्ड्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ गया है लिवरी, यूनिट ऑफ करेंसी इन द फ्रांस, डिसकंटिन्यूड 1774। क्लर्जी, ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च एंड तिथिये टैक्सेस लीव्ड बाय द चर्च, कंपैरिजन 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड टेल टैक्सेस टू पे डायरेक्टली टू द स्टेट। इनका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला है लिब्रे, फ्रांस की मुद्रा है जिसे 1774 जो है 1774 यानी 1774 में जो है समाप्त कर दिया गया था। स्टेट यहाँ पर जो है क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करता है। पादरी वर्ग यहाँ पर चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। टाइट यहाँ पर जो टाइट की बात की गई थी, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला वह कर होता है। यह कर कृषि की उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर होता था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको समझाएंगे अगली हेडिंग। यहाँ पर एक चित्र भी आप देख रहे होंगे, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, हम लोग पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो अगर पार्ट 1 आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।